میں نے उस सुबह भी यही सोचा था कि सब कुछ मामूल के मुताबिक ही होगा, मगर मुझे नहीं मालूम था कि वो दिन मेरी सोच ही बदल देगा। मैं जल्दी से चाबी उठाकर दुकान की तरफ निकल पड़ा। नादिया की मुस्कुराहट अब भी मेरे जहन में ताज़ा थी। 10 साल की शादी के बावजूद उसकी बातों में वही बचपन वाली अपनायत थी जो मुझे हर मुश्किल में सुकून देती थी। दुकान पहुंचकर जब मैंने शटर उठाया और अंदर कदम रखा तो हमेशा की तरह यह खामोशी ने मेरा इस्तकबाल किया, मगर जैसे ही मेरी नज़र शीशे की अलमारियों पर गई मुझे फौरन अंदाजा हो गया कि आज भी कुछ मिठाई कम है। अजीब बात यह थी कि इस बार भी कोई थोड़ फोड़ नहीं थी, ना ही ताले में कोई फर्क, बस चंद पीस गायब थे। और इस बात पर मुझे गुस्सा आने के बजाय एक अनजानी सी मुस्कुराहट आ गई, जैसे मैं इन अनदेखे मेहमानों को समझने लगा हूँ। पूरा दिन काम में गुजर गया। शादियों की वजह से दुकान पर रश भी बहुत था, मगर मेरे दिल में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इसी तजस्सुस ने मुझे मजबूर किया कि उस रात मैं दुकान पर ही रुक जाऊं। रात के सन्नाटे में मैंने लाइट्स बंद कर दी और खुद को एक कोने में छुपा लिया। दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ देर बाद वाकई हल्की सी आहट सुनाई दी, हालांकि दरवाजा बंद और ताला वैसा ही था। मैंने गौर से देखा तो एक साया आहिस्ता से अलमारी के करीब आया, मगर वो कोई पुरअसरार मखलूक नहीं थी, बल्कि एक कमजोर सा बच्चा था जिसके चेहरे पर भूख और आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो जल्दी जल्दी मिठाई खाने लगा, जैसे इसे हर लम्हा पकड़े जाने का खौफ हो। मैं आहिस्ता से उसके करीब गया तो वो घबराकर पीछे हट गया, मगर मैंने नरमी से उसे रोका और कहा कि डरने की जरूरत नहीं, जितना दिल चाहे खा लो। उसकी हैरत भरी नजरें जैसे मुझसे सवाल कर रही थी कि क्या वाकई कोई बगैर डांटे भी समझ सकता है। उस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि मैं जिसे जिन्नात समझ रहा था वो दरअसल किसी की भूख और मजबूरी थी। उस दिन के बाद मैंने कभी मिठाई कम होने पर परेशानी नहीं की, क्योंकि मैं समझ चुका था कि हर अनदेखा राज खौफनाक नहीं होता। कुछ कहानियां इंसान को अंदर से बदल देती हैं और बाज़ औक़ात छोटी सी चोरी भी इंसानियत का सबसे खूबसूरत सबक सिखा जाती है। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपने शागिर्दों की तरफ देखा, क्योंकि दिल ही दिल में मैं जानता था कि वो चोरी कोई आम बात नहीं, मगर फिर भी अजीब सुकून देती थी। हम सब लड्डू बनाने में मसरूफ थे। आज काम भी ज्यादा था और वक्त भी कम, क्योंकि हाफिज साहब के घर 2 बारातें थी और सारा ऑर्डर हमारी दुकान पर था। ऐसे में अली ने अचानक बात छेड़ दी कि बरसे की टिकियां कम हो गई है। उसके लहजे में शक भी था और हल्की सी घबराहट भी। उसकी बात सुनकर मेरे लबों पर बेइख्तियार हंसी आ गई, क्योंकि जो राज मैं इतने दिनों से दिल में छुपाए बैठा था वो अब जैसे खुद ही जबान पर आ रहा था। मैंने उन सबकी तरफ देखकर आहिस्ता से कहा कि तुम लोग जिसे चोरी समझ रहे हो ना, वो कुछ और है। मेरी बात सुनते ही सब चौंक कर मेरी तरफ मुतवज्जा हो गए, खास तौर पर अली, जिसकी आंखों में साफ लिखा था कि वो मेरी बात को मानने वाला नहीं। मैंने जरा संजीदगी से कहा कि मेरी दुकान पर कोई आता है ऐसा जो दरवाजों और तालों को मोहताज नहीं। वो खामोशी से आता है, मिठाई खाता है और बगैर कोई निशान छोड़े वापस चला जाता है। ये कहते हुए मुझे खुद अपनी बात अजीब लगी, मगर ये सच था। कम अज कम मैं अब तक यही मानता आया था। अली ने फौरन बात काटते हुए कहा कि यह सब वहम है, और अगर वाकई कोई है तो क्या मैंने कभी अपनी आंखों से देखा है? उसके सवाल पर मैं चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया, क्योंकि हकीकत यही थी कि मैंने कभी किसी को देखा नहीं था, बस महसूस किया था। रात के सन्नाटे में जब मैं दुकान पर आता तो ये हल्की सी आहट जैसे कोई मौजूद हो, मगर नजर कुछ ना आता। बाकी शागिर्द खामोशी से मेरी बात सुन रहे थे, जैसे आधा यकीन कर चुके हों, मगर अली के चेहरे पर अब भी इनकार साफ नजर आ रहा था। मैंने बात खत्म करते हुए सबको जल्दी काम करने का कहा, क्योंकि हमें शाम तक ऑर्डर मुकम्मल करना था। हाथ तेजी से चलने लगे, मगर मेरा ज़हन कहीं और ही उलझा हुआ था। वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते दोपहर हो गई, मगर मैंने कुछ खाया नहीं था। सिर्फ एक आध गुलाब जामुन मुंह में डाला था, जिससे ना भूख खत्म हुई और ना ही दिल को तसल्ली मिली। अजीब बात यह थी कि इतनी सारी मिठाइयों के दरमियान बैठकर भी मेरा दिल मीठा खाने से उचट हो चुका था, जैसे अंदर कहीं कोई और ही कहानी चल रही हो जो मुझे सुकून से बैठने नहीं दे रही थी।
میں ابھی تک یہی سوچ رہا تھا کہ نادیہ نے دوپہر کا کھانا کیوں نہیں بھیجا۔ دل ہی دل میں ہلکی سی ناراضی بھی ہو رہی تھی کہ وہ آج بھی مجھے سنجیدگی سے نہیں لے رہی۔ جیسے بچپن میں ڈانٹ دیا کرتی تھی ویسے ہی اب بھی بے فکری سے بات کر جاتی ہے۔ میں نے ہاتھ دھو کر کرسی سنبھالی اور موبائل نکالا ہی تھا کہ اس کی کال آ گئی، اور نہ جانے کیوں میرے لبوں پر خود بخود مسکراہٹ آ گئی، جیسے دل نے پہلے ہی اس کی آہٹ سن لی ہو۔ مگر جیسے ہی میں نے کال اٹھائی اس کی گھبرائی ہوئی آواز نے میری سانسیں روک دی۔ وہ روکے روکے الفاظ میں بتا رہی تھی کہ ہمارا بیٹا اسکول میں سیڑھیوں سے گر گیا ہے اور وہ اسے لینے جا رہی ہے۔ مجھے فوراً وہاں پہنچنے کو کہہ رہی تھی۔ ایک لمحے کو مجھے یوں لگا جیسے سب کچھ رک گیا ہو، مگر اگلے ہی پل میں نے خود کو سنبھالا اور اسے تسلی دی کہ فکر نہ کرے، میں فوراً پہنچ رہا ہوں۔ دکان سے اسکول زیادہ دور نہیں تھا، مگر اس دن وہ چند منٹ بھی صدیوں جیسے لگ رہے تھے۔ جب میں اسکول پہنچا تو نادیہ ابھی نہیں آئی تھی۔ میں سیدھا اندر گیا اور اپنے بیٹے کو دیکھا۔ اس کے سر پر پٹی بندھی تھی مگر وہ ٹھیک تھا، جوس پیتا ہوا کلاس میں بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور میرا دل جیسے بوجھ سے آزاد ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد نادیہ بھی پہنچ گئی۔ وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی اور آتے ہی احمد کو سینے سے لگا لیا، بار بار اسے ڈانٹتے ہوئے خود بھی رو رہی تھی۔ معلوم ہوا کہ وہ لنچ بریک میں سیڑھیوں پر کھیل رہا تھا اور کسی بچے کے دھکے سے گر گیا۔ اللہ کا شکر تھا کہ چوٹ زیادہ گہری نہیں تھی، مگر وہ ڈر گیا تھا اور ضد کر رہا تھا کہ اب اسکول نہیں آئے گا۔ اس کی ٹیچر نے بڑی محبت سے اسے سنبھالا تھا، جوس اور بسکٹ دیے تھے اور ہمیں بھی تسلی دی کہ آج اسے گھر لے جائے، جب دل ٹھیک ہو جائے تو پھر بھیج دے۔ ہم نے بھی یہی مناسب سمجھا، اجازت لے کر اسے ساتھ لیا اور باہر نکل آئے۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ زندگی کی اصل فکر دکان، آرڈر یا مٹھائی نہیں، بلکہ وہ چھوٹے چھوٹے لمحے ہیں جو ایک پل میں خوف میں بدل جاتے ہیں۔ اور شاید اسی لیے اس دن پہلی بار مجھے لگا کہ کچھ اندیکھی چیزوں سے زیادہ ضروری اپنے سامنے موجود رشتوں کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ ہم اسکول سے اجازت لے کر باہر نکلے تو احمد اور نادیہ دونوں میرے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ گئے۔ میں نے پہلے انہیں گھر چھوڑا اور پھر خود بھی اندر آ گیا۔ نادیہ ابھی تک اس واقعے کے اثر میں تھی، مگر پھر بھی اس نے ہلکے انداز میں کہا کہ وہ کھانا پیک کر کے مجھے بلانے ہی والی تھی کہ یہ سب ہو گیا۔ اس نے کہا آج سادہ سا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، سب مل کر بریانی کھاتے ہیں۔ بریانی کا نام سنتے ہی میرے اور احمد کے چہروں پر ایک جیسی مسکراہٹ آ گئی، جیسے لمحے بھر میں ساری گھبراہٹ کم ہو گئی ہو، مگر میرے دل میں یہ خلش باقی تھی۔ اکبر ابھی اسکول میں تھا، مجھے لگا ہمیں اسے بھی ساتھ لے آنا چاہیے تھا۔ وہ اکیلا واپس آئے گا تو کیسا لگے گا؟ میں نے نادیہ سے کہا کہ تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں، سب ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے، مگر اس نے نرمی سے سمجھایا کہ احمد کو ابھی بھوک لگی ہے، اسے پہلے کھلا دیتے ہیں، پھر ہم اکبر کے ساتھ دوبارہ کھا لیں گے۔ میں نے زیادہ بحث نہیں کی، شاید اس کی بات میں بھی یک ماں کی بے چینی چھپی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب اکبر گھر آیا تو ہم سب نے ایک ساتھ بیٹھ کر پھر سے بریانی کھائی۔ اس لمحے میں نے محسوس کیا کہ گھر کی یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہی اصل سکون ہیں۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد میں دوبارہ دکان کی طرف نکل پڑا، اور جب وہاں پہنچا تو دل کو ایک عجیب سا اطمینان ملا۔ سارے لڈو ترتیب سے ڈبوں میں پیک ہو چکے تھے اور آرڈر بھی روانہ ہونے کو تیار تھا۔ میرے شاگرد بغیر میرے کہے پوری محنت سے کام کر رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھے ہمیشہ فخر محسوس ہوتا تھا۔ وہ میرے لیے صرف ورکر نہیں تھے بلکہ کسی حد تک میرے اپنے جیسے تھے، شاید اسی لیے بھی کہ ان کی کہانی کہیں نہ کہیں میری اپنی کہانی سے ملتی تھی۔ میں بھی تو زیادہ پڑھ نہیں سکا تھا۔ ابو کے انتقال کے بعد گھر کی ذمہ داری اچانک میرے کندھے پر آ گئی تھی۔ امی کا سہارا بننا تھا، اس لیے میں نے 10ویں کی بعد ہی کتابیں چھوڑ دی اور کام سنبھال لیا۔ شروع میں سب کچھ مشکل تھا، مگر آہستہ آہستہ یہی دکان میری پہچان بن گئی۔ آج جب میں اپنے شاگردوں کو دیکھتا ہوں تو ان میں اپنا پرانا عکس نظر آتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ وہ سب آسانی سے پالے جو مجھے بڑی مشکل سے ملا تھا۔ شاید اسی لیے میں ان کے ساتھ سختی سے زیادہ نرمی برتتا تھا، کیونکہ میں جانتا ہوں زندگی کا اصل سبق کتابوں سے زیادہ حالات سکھاتے ہیں۔ میں لڈو کے ڈبے رکشے پر رکھوا کر حافظ صاحب کے گھر بھجوانے میں لگا ہوا تھا کہ اچانک میری نظر سامنے والی دکان پر پڑی۔ بلو مجھے ایک عجیب سے نگاہ سے دیکھ رہا تھا، جیسے میری خوشی اسے چپ رہی ہو۔ اس کے چہرے پر ایک زبردستی کی مسکراہٹ تھی اور ہاتھ میں کپڑا لیے وہ اپنی مٹھائیوں پر سے مکھیاں ہٹا رہا تھا، مگر گاہک ایک بھی نہیں تھا۔
मैं समझ गया था कि वो अब कुछ ना कुछ जरूर कहेगा। अभी मैं डिब्बे ठीक से सेट ही करवा रहा था कि वो हंसता हुआ मेरे पास आ गया। उसकी हंसी में खुलूस कम और चुप ज्यादा थी। उसने तंजिया अंदाज में पूछा कि आज तो बड़े ऑर्डर लग रहे हैं, कहाँ जा रही हैं इतनी मिठाइयाँ? मैंने भी सीधा जवाब देने के बजाय बात घुमा दी। कहा कि बस थोड़ा थोड़ा इधर उधर जा रहा है, रोजी रोटी का मामला है। तुम सुनाओ क्या हाल है? वो फौरन अपनी छोटी शान बनाने लगा। कहने लगा उसके भी बड़े ऑर्डर थे जो सुबह ही मुकम्मल हो गए। अब तो वो फारिग बैठा है और लड़कों को भी घर भेज दिया है। उसकी बात सुनकर मुझे अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी, क्योंकि सुबह से मैं उसे खाली बैठे ही देख रहा था। मगर मैंने कुछ नहीं कहा। मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता था, चाहे वो मेरे साथ कैसा भी रवैया रखता हो। मैंने बस हल्के से मुस्कुराकर उसे मुबारकबाद दी और पूछा कि आखिर कौन सी नई तरकीब इस्तेमाल की है जो दुकान चल पड़ी। यह सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया, जैसे उसकी बात पकड़ी गई हो। फिर वो फौरन बात बदलते हुए कहने लगा कि नहीं, बस मामूली काम था, और तारीफें करने लगा कि मुझसे बेहतर कौन बना सकता है। मगर अगले ही लम्हे उसने मेरे माजी पर वार किया कि मैंने ये काम इस वक्त शुरू किया जब वो स्कूल में था और मैं पढ़ाई भी पूरी ना कर सका क्योंकि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था। अजीब बात यह थी कि उसकी यह बात मुझे चुभने के बजाय एक अजीब सा सुकून दे गई, क्योंकि ये सच था और इसी सच में मेरी मेहनत छुपी थी। मैंने ये सब कुछ खुद बनाया था, किसी विरासत में नहीं मिला था, जबकि उसकी दुकान उसे बनी बनाई मिली थी। मैं मजीद बहस नहीं करना चाहता था, क्योंकि कुछ लोगों को जवाब देने से बेहतर है खामोशी से आगे बढ़ जाना। मैंने रिक्शा रवाना किया और वापस अपनी दुकान पर आकर बैठ गया। मगर ना जाने क्यों उसकी नजरें और उसका लहजा मेरे दिल में एक हल्की सी बेचैनी छोड़ गया था, जैसे इस कहानी में अभी कुछ और होना बाकी हो। मैंने सबको कहा कि आज के लिए बस करो, ज्यादा काम नहीं रहा, तुम लोग घर चले जाओ और कल सुबह जल्दी आ जाना। मगर अली जाते जाते भी रुक गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी संजीदगी थी, जैसे वो वाकई मेरे कहे हुए राज को जांचना चाहता हो। उसने कहा कि वो आज सारी मिठाई तोड़कर जा रहा है और कल आकर दोबारा देखेगा। अगर वजन कम हुआ तो फिर उसे मानना पड़ेगा कि वाकई कुछ ना कुछ है। उसकी बात सुनकर मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हाँ कर दी, क्योंकि आज दुकान वैसे भी काफी खाली थी। ज्यादातर मिठाई तो हम पहले ही ऑर्डर में दे चुके थे और जो थोड़ी बहुत बाकी थी उसका हिसाब रखना आसान था। अली ने एक एक चीज तोड़कर कागज पर लिख दी, कहीं 3 किलो कहीं 5 किलो, बस इतनी ही मिकदार बची थी। फिर वो सब चले गए और दुकान में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। मैं अपनी कुर्सी दरवाजे के करीब खींचकर बैठ गया। ये मेरी आदत थी कि दरवाजे पर बैठकर आते जाते लोगों को देखता रहूं। कभी कोई ग्राहक आ जाता तो वही से मिठाई तोड़कर दे देता। दुकान के पीछे एक अलग कमरा था जहां हम मिठाइयां बनाते थे और सामने सिर्फ सजा कर रखते थे। उस पिछले कमरे के बारे में वैसे ही लोग तरह तरह की बातें करते थे, जैसे वो जगह आम नहीं, और शायद इसलिए मेरे दिल में भी हल्की सी बेचैनी रहती थी। आहिस्ता आहिस्ता मगरिब का वक्त हो गया। अजान की आवाज गूंजने लगी। आम दिनों में मैं नमाज पढ़कर वापस आ जाता था, मगर आज ना जाने क्यों दिल नहीं माना। मैंने सोचा कि बिलावजह यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं, इसलिए दुकान बंद करने का फैसला कर लिया। जाने से पहले मैंने एक बार पूरी दुकान का जायजा लिया, हर चीज को गौर से देखा, जैसे दिल खुद ही किसी बात की तस्दीक चाह रहा हो। फिर मैंने दरवाजा बंद किया, ताला लगाया और घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचा तो माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। अहमद के गिरने के बाद सब उसे खुश करने में लगे हुए थे। उसकी हर फरमाइश पूरी की जा रही थी और घर में एक हल्की सी रौनक लौट आई थी। मैं दरवाजे पर खड़ा उन सबको देखता रहा और उस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि शायद जिंदगी के असल डर वो नहीं होते जो हम दुकानों में महसूस करते हैं, बल्कि वो होते हैं जिनमें अपने अपनों को खोने का खौफ छुपा हो। और उस रात ना जाने क्यों मुझे पहली बार लगा कि मेरी दुकान का राज अब ज्यादा देर तक राज नहीं रहने वाला। घर पहुंचा तो अहमद की वजह से पूरा माहौल बदला हुआ था। उसकी हर फरमाइश पूरी की जा रही थी और अकबर हल्की सी शरारत के साथ सब कुछ देख रहा था। जैसे ही मैं अंदर आया, अहमद ने फौरन पूछा कि क्या मैं उसके लिए मिठाई लाया हूँ। उसकी मासूम ख्वाहिश सुनकर मेरे दिल में हल्की सी शर्मिंदगी आ गई कि आज वाकई में जल्दी में भूल गया था। नादिया ने बात संभालते हुए कहा कि मैं अभी बना देता हूँ, और फिर अकबर ने भी हंसते हुए कहा कि स्कूल में सब बच्चे उसे छेड़ते हैं कि उसके अब्बू हलवाई हैं।
तो यकीनन वो भी मिठाई बनाना जानता होगा। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया और दिल ही दिल में सोचा कि क्यों ना आज उन्हें खुद ही कुछ सिखाया जाए ताकि ये लम्हा यादगार बन जाए। मैंने कहा कि आओ, आज तुम दोनों को रसगुल्ले बनाना सिखाता हूँ। हम सब किचन में आ गए, जबकि नादिया थकन की वजह से कमरे में आराम करने चली गई। जाते जाते कह गई कि खाना तैयार है, तुम लोग बना लो, फिर साथ खाएंगे। मैंने अहमद को अपने पास बिठा लिया क्योंकि वो अभी भी थोड़ा सहमा हुआ था और अकबर को साथ खड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता उसे तरीके समझाने लगा। आटा गूंदना, छोटी छोटी गोलियां बनाना दोनों बच्चे बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे और फिर खुद भी हाथ बटाने लगे। उस लम्हे मुझे लगा जैसे ये सिर्फ मिठाई नहीं बन रही, बल्कि हमारे दरमियान एक नया ताल्लुक, एक नई याद बन रही है। 1 घंटे से भी कम वक्त में रसगुल्ले तैयार हो गए। अहमद खुशी से उछल पड़ा और कहने लगा कि वो कल अपने दोस्तों को लेकर जाएगा ताकि सबको दिखा सके कि उसके अब्बू वाकई हलवाई हैं। उसकी आंखों में वो चमक देखकर मेरा दिल खुश हो गया। मैंने एक डिब्बे में कुछ रसगुल्ले अलग रख दिए और उसे समझा दिया कि कल साथ ले जाना। उस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि शायद ये छोटी सी खुशी उसके दिल का खौफ भी कम कर देगी और वो दोबारा स्कूल जाने से नहीं घबराएगा। रात के उस सुकून भरे लम्हे में जब मैं अपने बच्चों को हंसता देख रहा था, मुझे यूं लगा जैसे जिंदगी का असल मीठा यही है, ना कि वो जो दुकान में रखा होता है, बल्कि वो जो अपनों के साथ बांटा जाता है। और शायद पहली बार मुझे लगा कि मेरी कहानी सिर्फ दुकान के राज तक महदूद नहीं, बल्कि उन रिश्तों तक है जो मुझे हर दिन जीने की वजह देते हैं। मैं अक्सर अपनी छोटी सी फैमिली को देखकर यही सोचता था कि शायद मेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं। नादिया की सादगी, बच्चों की मासूम शरारतें, सब कुछ ऐसा लगता था जैसे हर दुख हमसे दूर ही रहता हो। उस सुबह भी कुछ ऐसा ही था, बस फर्क ये था कि मैं खुद भी जल्दी उठ गया था। नादिया ने कहा था कि आज बच्चों को मोटरसाइकिल पर स्कूल छोड़ो, फिर वो नाश्ता तैयार करेगी। मैंने दोनों बच्चों को छोड़ा, उनके चेहरों की मुस्कुराहट दिल में लिए वापस आया। नाश्ता किया और दुकान के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर एक अजीब सा सुकून भी था और कहीं ना कहीं कल वाली बात का ख्याल भी साथ चल रहा था। जब मैं दुकान के करीब पहुंचा तो अली बाहर भी खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर बेताबी साफ झलक रही थी। जैसे ही मैंने बाइक रोकी, वो फौरन बोला कि जल्दी से दुकान खोलो, आज सब सच सामने आ जाएगा। मैंने उसे जरा सब्र करने को कहा, मगर उसकी आंखों में तजस्सुस और हल्की सी घबराहट दोनों थी। मैंने ताला खोला और जैसे ही शटर ऊपर किया, एक लम्हे के लिए मेरी सांस रुक गई। दुकान वैसी नहीं थी जैसी मैं छोड़कर गया था। 2 कुर्सियां जो कल दीवार के साथ थी, अब बीच में रखी थी और उनके दरमियान एक छोटी सी मेज पड़ी थी जिस पर आधा भरा हुआ पानी का गिलास रखा था, जैसे कोई रात को यहाँ बैठा हो। हम दोनों अंदर आए। अली सीधा मिठाइयों की तरफ बढ़ गया। शायद उसने ये सब महसूस ही नहीं किया, मगर मैं हर चीज को गौर से देख रहा था। मेरे दिल में एक बार फिर वही ख्याल जागा, कोई है जो यहाँ आता है मगर नजर नहीं आता। अली ने एक एक करके मिठाई तोड़ना शुरू की और जैसे जैसे वजन कम निकलता गया, उसके चेहरे का रंग बदलता गया। बर्फी कम, गुलाब जामुन भी गिनती में कम। उसके हाथ वाकई कांपने लगे थे। मैं उसके करीब जाकर हल्की से मुस्कुराहट के साथ खड़ा हो गया और आहिस्ता से कहा, अब बताओ अली, क्या मैं झूठ बोल रहा था? वो मेरी तरफ देखकर जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करने लगा, मगर उसकी आंखों में पहली बार यकीन के साथ साथ एक डर भी नजर आ रहा था। इस लम्हे मुझे यूं लगा जैसे ये राज अब सिर्फ मेरा नहीं रहा, बल्कि आपकी कहानी किसी और के दिल में भी घर कर चुकी है और शायद अब ये बात यही रुकने वाली नहीं। अली ने घबराहट छुपाते हुए इर्द गिर्द नजर दौड़ाई और धीमी आवाज में बोला कि वाकई यहाँ कोई आया था, क्योंकि चीजें खुद ब खुद अपनी जगह से नहीं बदल सकती। उसने काउंटर की तरफ इशारा किया जहाँ हर चीज तकरीबन वैसी ही थी, मगर चंद चीजें अपनी जगह से हल्की से सरकी हुई थी, जैसे किसी ने एहतियात से इस्तेमाल किया हो। उसकी आवाज में अब जिद नहीं थी, बल्कि एक अनजाना सा खौफ शामिल हो चुका था। मैंने भी खामोशी से सब कुछ देखा और दिल में एक अजीब सी कैफियत महसूस की। यह सब अब सिर्फ मेरा वहम नहीं रहा था, मगर ना जाने क्यों उस लम्हे मुझे डर से ज्यादा तजस्सुस महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई हमें नुकसान पहुंचाने नहीं आता, बल्कि बस खामोशी से आकर अपनी जरूरत पूरी करके चला जाता है। मैंने अली के कंधे पर हाथ रखा और उसे तसल्ली देके घबराने की जरूरत नहीं। हर अनदेखी चीज डरावनी नहीं होती, मगर अंदर ही अंदर मुझे भी ये एहसास हो रहा था
کہ یہ معاملہ اب پہلے جیسا سادہ نہیں رہا۔ اب یہ صرف مٹھائی کم ہونے کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ کیسی موجودگی کا اشارہ تھا جو نظر نہ آ کر بھی اپنی پہچان چھوڑ رہی تھی۔ اس دن کے بعد دکان کی ہر چیز مجھے کچھ کہتی ہوئی محسوس ہونے لگی، جیسے دیواریں بھی کوئی راز سنبھالے بیٹھی ہو، اور دل میں ایک سوال بار بار گونجنے لگا، اگر وہ واقعی کوئی ہے تو آخر وہ ہم سے چھپ کر کیوں آتا ہے؟ اور سب سے بڑی بات، کیا وہ کبھی خود سامنے آئے گا؟ ہم ابھی آپس میں بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک بلو بھی وہی آ پہنچا۔ اس نے ہماری آخری بات سن لی تھی اور آتے ہی طنزیہ انداز میں ہنس کر بولا کہ یہ تم لوگ کون سی نئی کہانی کر رہے ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ میں خاموشی سے اپنی بات سمجھاتا رہا، اور علی جو کل تک خود شک میں تھا اب پوری تفصیل کے ساتھ وہ سب دوہرا رہا تھا جو ہم نے دیکھا تھا۔ آہستہ آہستہ آس پاس کے دکاندار بھی جمع ہو گئے اور سب کو اس عجیب بات کا پتہ چل گیا کہ میری دکان میں کوئی اندیکھی مخلوق آ کر مٹھائی کھا جاتی ہے بغیر کوئی نقصان کیے۔ کچھ لوگ سنجیدہ ہو کر ماننے لگے، مگر بلو بس سطور مذاق اڑاتا رہا، کہتا رہا کہ میں نے اپنے شاگردوں کو بے وقوف بنا رکھا ہے۔ علی اب اس کے ہر سوال کا جواب دے رہا تھا، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا تھا، اور شاید اس لیے اس کا یقین اب کسی شک میں نہیں بدل سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دکان کا رش بڑھ گیا، لوگ مٹھائی بھی لے رہے تھے اور ساتھ ساتھ اس کہانی پر بھی باتیں کر رہے تھے، مگر جیسے جیسے وقت گزرا سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے، اور آخر میں صرف میں، میرے ورکرز اور بلو ہی رہ گئے۔ جاتے جاتے بلو نے ہنستے ہوئے کہا کہ جب وہ مخلوق آئے تو اسے بھی ضرور دکھاؤ، اور یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کی بات نے میرے دل میں ایک عجیب سی ضد پیدا کر دی۔ میں نے سوچا کہ آج تک میں نے صرف محسوس کیا ہے، دیکھا نہیں، تو کیوں نہ آج خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی، بس علی سے کہا کہ شام کو وہ باہر سے دکان کو تالا لگا کر چلا جائے اور چابی اپنے پاس رکھ لیں۔ میں اندر ہی رہوں گا اور صبح سب کو بتاؤں گا کہ حقیقت کیا ہے۔ شروع میں تو مجھے بڑا حوصلہ محسوس ہو رہا تھا، مگر جیسے جیسے مغرب کا وقت قریب آیا دل میں ایک انجانا سا خوف اترنے لگا۔ اذان کی آواز گونج رہی تھی اور دکان کا ماحول اچانک سنسان سا لگنے لگا۔ میں سوچنے لگا، کیا میں واقعی اکیلا اندر بیٹھ سکوں گا؟ اگر وہ کوئی آ گیا تو؟ اگر یہ سب میری سوچ سے زیادہ خطرناک ہوا تو؟ اسی کشمکش میں کھڑا تھا، دل حوصلہ بھی دے رہا تھا اور ڈرا بھی رہا تھا، جیسے زندگی پہلی بار مجھے کسی ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کیا ہو جہاں سچ جاننے کی قیمت شاید میرے حوصلے سے زیادہ ہو۔ اور اس لمحے مجھے شدت سے محسوس ہوا کہ آج ہی رات یا تو میرا یقین پختہ کر دے گی یا میرا سکون ہمیشہ کے لیے چھین لے گی۔ میں نے آخر کار سر جھکا کر خود سے یہ مان لیا کہ شاید میں اس راز کے پیچھے جانے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے علی سے بھی کہہ دیا کہ وہ دکان بند کر کے چلا جائے، میں بھی گھر چلا جاؤں گا، اب مزید کچھ جاننے کی ضرورت نہیں۔ وہ میری بات سن کر مطمئن ہو گیا اور چلا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میں دکان میں اکیلا رہ گیا، مگر بیٹھنے کے بجائے میں بے چینی سے اندر چلنے لگا۔ کبھی سامنے والے حصوں میں، کبھی پچھلے اسٹور میں جا کر ہر چیز کو غور سے دیکھتا۔ وہاں سب کچھ بالکل ٹھیک تھا، کوئی ہلچل نہیں، جیسے اصل راز سے کسی جگہ میں چھپا ہو جہاں مٹھائیاں رکھی جاتی ہیں۔ میں ابھی انہی خیالوں میں گم تھا کہ اچانک بلو حلوائی اپنی دکان چھوڑ کر میرے پاس آ گیا، اور اس بار وہ اکیلا نہیں تھا، اس کا جوان بیٹا بھی ساتھ تھا۔ آتے ہی اس نے بات شروع کر دی جیسے وہ پہلے سے تیار ہو کر آیا ہو۔ اس کا لہجہ طنزیہ بھی تھا اور الزام سے بھرا ہوا بھی۔ وہ کہنے لگا کہ میں خود ہی چیزوں ادھر ادھر کر کے لوگوں کو بے وقوف بنا رکھا ہوں اور پھر اگلے دن کہانی سنا دیتا ہوں۔ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تو وہ مجھے سارے بازار میں بدنام کر دے گا۔ میں نے پہلے تو خاموشی اختیار کی کیونکہ میں جانتا تھا کہ بحث کا کوئی فائدہ نہیں، مگر جب اس نے میری نیت پر شک کیا اور ہنسنے لگا تو میرے اندر کا غصہ جاگ اٹھا۔ میں نے سنبھل کر مگر مضبوط لہجے میں کہا کہ میں اس کی عزت کرتا ہوں کیونکہ وہ مجھ سے بڑا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مجھ سے چھوٹے الزام لگائے۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ میں کچھ ثابت کرنے کے لیے یہ سب نہیں کر رہا، نہ ہی مجھے کسی سستی شہرت کی ضرورت ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں خود بھی نہیں سمجھ پا رہا، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر اسے یقین نہیں تو نہ کرے، مگر کم از کم میری دکان میں کھڑے ہو کر مجھے چھوٹا کہنے کا حق بھی نہ لے۔ میری آواز میں پہلی بات سختی تھی اور شاید یہی بات اسے مزید بھڑکا گئی۔ اس لمحے فضا میں ایک عجیب سا تناؤ پھیل گیا تھا، جیسے بات اب صرف
लफ्जों तक महदूद न रहेगी। मैंने उसकी आंखों में देखा तो वहां हसद भी था और एक अजीब सी जिद भी, और दिल के किसी कोने में यह एहसास भी जागा कि शायद यह मामला अब सिर्फ किसी अनदेखी मखलूक तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इंसानों के दरमियान भी कुछ बदलने वाला है। मेरा गुस्सा उस दिन वाकई काबू से बाहर होने लगा था। हालांकि मैं अमूमन खुद को संभाल लेता था, मगर बिल्लो की बातों में आज कुछ ऐसा था जो दिल को चुभ रहा था। वो हंसते हुए मुझे मजीद उकसा रहा था, कह रहा था कि मैं अब असल में आ गया हूँ और कल वो सबके सामने मेरा सच जाहिर करेगा। उसके अल्फाज तेज थे, मगर मैंने खुद को रोक लिया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से गुस्से पर बैठ गया और पानी पीने लगा। वो कुछ देर तक बोलता रहा, कभी तनस कभी धमकी, मगर जब मेरी तरफ से कोई रद्द अमल ना आया तो उसकी आवाज आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ने लगी। आखिरकार वो चुप हो गया। एक लम्हे के लिए मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। वहां अब वही तेज हंसी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो खुद भी किसी उलझन में हो। वो कुछ कहे बगैर अंदर बाहर देखता रहा, फिर खामोशी से पलट गया। उसके कदमों में वो एतमाद नहीं था जो चंद लम्हे पहले था, जैसे कुछ उसके अंदर भी पल रहा हो। मगर उस वक्त मैंने ज्यादा गौर नहीं किया। मेरे अपने जहन में ही बहुत कुछ चल रहा था। मैंने दुकान बंद की और घर की तरफ निकल पड़ा, मगर रास्ते भर बिल्लो की बातें और उसका बदला हुआ चेहरा मेरे साथ साथ चलते रहे। ना जाने क्यों उसकी आखिरी खामोशी मुझे ज्यादा परेशान कर रही थी बनिस्बत इसके शोर के। उस रात पहली बार मुझे यह एहसास हुआ कि शायद ये मामला सिर्फ मेरी दुकान तक महदूद नहीं, बल्कि अब इसमें कुछ और भी शामिल हो चुका है, जिसका अंदाजा मुझे अभी तक नहीं था। मुझे लगा अब मजीद सोचने का कोई फायदा नहीं, इसलिए मैं सीधा घर की तरफ निकल गया। रास्ते भर दिल में एक अजीब सा बोझ था, जैसे अब तक जो कुछ छुपा कर रखा था वो खुद ही बाहर आना चाहता हो। आखिरकार मैंने हिम्मत की और नादिया को सब कुछ सच सच बता दिया, वो सब जो मैं इतने दिनों से उससे छुपा रहा था। दुकान में मिठाई कम होना, चीजों का अपनी जगह से बदल जाना, और मेरा ये यकीन कि कोई अनदेखी मौजूदगी वहां आती है। मेरी बात सुनते ही नादिया पहले तो खामोश हो गई। उसके चेहरे पर हैरत भी थी और फिक्र भी। उसने फौरन कुछ नहीं कहा, बस चंद लम्हों तक मुझे गौर से देखती रही, जैसे ये जानने की कोशिश कर रही हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ या वाकई संजीदा हूँ। फिर उसने आहिस्ता से कहा कि अगर ये सब सच है तो मुझे अकेले इस सब का सामना नहीं करना चाहिए था, कम अज कम उसे पहले बता देता। उसकी आवाज में नाराजगी कम और फिक्र ज्यादा थी, और यही बात मेरे दिल को छू गई। उसने मुझे समझाया कि हर चीज को फौरन किसी अनदेखी ताकत से जोड़ना जरूरी नहीं, मगर साथ ही ये भी कहा कि अगर वाकई कुछ गैर मामूली हो रहा है तो हमें इसे संजीदगी से लेना होगा, डरकर नहीं बल्कि समझदारी से। उसकी बातों में यह सुकून था, जैसे वो मेरे अंदर के खौफ को आहिस्ता आहिस्ता कम कर रही हो। उस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि मैंने ये सब उससे छुपा कर गलत किया, क्योंकि कुछ राज ऐसे होते हैं जो अकेले उठाने के लिए नहीं होते। मैं खामोशी से उसकी बात सुनता रहा, और पहली बार मुझे लगा कि शायद इस कहानी का हल ढूंढने के लिए मुझे अकेला नहीं रहना पड़ेगा। मगर दिल के किसी कोने में यह हल्की सी बेचैनी अब भी बाकी थी, जैसे असल हकीकत अभी सामने आई बाकी हो, और जो कुछ हम समझ रहे हैं वो शायद पूरी कहानी नहीं। नादिया ने जैसे ही मेरी बात सुनी उसका रंग उड़ गया। वो वाकई कांपने लगी थी। उसने घबराए हुए लहजे में कहा कि मैं दुकान जाना ही छोड़ दूं, कहीं ऐसा ना हो कि वो अनदेखी मखलूक मुझे नुकसान पहुंचा दे। उसकी बातों में एक सच्ची घबराहट थी, जैसे वो मुझे किसी भी कीमत पर महफूज देखना चाहती हो। मैं उसकी हालत देखकर हंस पड़ा और नरमी से समझाने लगा कि ये सब आज की बात नहीं, कई दिनों से हो रहा है। ना वो हर रोज आते हैं, ना ही कभी मुझे या दुकान को कोई नुकसान पहुंचाया है। मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि अजीब सी बात है, मगर मुझे अच्छा लगता है कि कोई है जो खामोशी से आकर मेरी मिठाई खाकर चला जाता है, जैसे वो भी मेरे रिज़्क़ में शरीक हो। मगर नादिया को मेरी ये बातें बिल्कुल अजीब लग रही थी। उसने फौरन कहा कि ये सब हल्की बात नहीं, हमें किसी पीर साहब से रुजू करना चाहिए, दुकान में कुरान ख्वानी करवानी चाहिए और इस मामले को खत्म करना चाहिए। वो मुसलसल बोलती जा रही थी और मैं बस उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, मगर दिल के किसी कोने में मुझे भी अंदाजा था कि उसका डर बेवजह नहीं। वक्त यूं ही गुजरता गया। एक हफ्ता गुजर गया। मैं रोज दुकान जाता रहा और नादिया हर दिन परेशान होकर वही सवाल दोहराती कि आज सब ठीक रहा या नहीं। हमने बच्चों को इस बात से दूर रखा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसके दिल में कोई खौफ बैठ जाए।
मैं चाहता था वो मजबूत बने, मगर उसकी उम्र अभी ऐसी नहीं थी कि वो ये सब समझ सके। एक दिन सुबह मेरी तबीयत बोझल सी थी, दिल नहीं चाह रहा था कि दुकान जाऊं, तो मैंने अली को फौरन फोन करके चाबी दे दी कि वो जाकर दुकान खोल ले। उस पर अब मुझे काफी एतमाद हो गया। दोपहर तक आराम करने के बाद मेरी तबीयत बेहतर हो गई, तो मैं जोहर के बाद खुद भी दुकान पहुंच गया। उस दिन मैं पहले से ज्यादा हल्का महसूस कर रहा था, जैसे जहीन भी कुछ साफ हो गया हो। शाम ढलने लगी तो मैंने सब वर्कर्स को रुखसत किया और दिल ही दिल में एक फैसला किया, आज मैं दुकान में ही रुकूंगा। ना जाने क्यों उस दिन मेरे अंदर एक अजीब सा हौसला था, या शायद जिद कि अब जो भी है खुद देखूंगा। इतने दिनों से सिर्फ महसूस किया था, सुना था, मगर आज मैं सच को अपनी आंखों से देखना चाहता था। और दिल के किसी कोने में एक हल्की सी सरगोशी भी थी कि शायद आज वो राज खुद को जाहिर कर दे, जिसने मुझे इतने दिनों से बेचैन कर रखा था। मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि आज हर हाल में सच अपनी आंखों से देखूंगा, चाहे खौफ कितना ही क्यों ना हो। अली बार बार मना कर रहा था, कह रहा था कि तबीयत भी ठीक नहीं और माहौल भी अजीब लग रहा है, मगर इस बार मैं उसकी बात मानने वाला नहीं था। मैंने सबको रुखसत किया, दुकान का आधा शटर गिरा दिया और कुर्सी दरवाजे के करीब रख कर बैठ गया। बाहर बाजार आहिस्ता आहिस्ता सुनसान हो रहा था। कुछ दर्जी अपने दुकानों पर मसरूफ थे, उनकी मौजूदगी मुझे हल्का सा सहारा दे रही थी। मैंने वही करीब के होटल से खाना खाया और वापस आकर दुकान में बैठ गया। दिल में खौफ भी था, मगर उससे ज्यादा जिद की, आज ये मामला खत्म करना है। वक्त गुजरता गया, रात गहरी होती गई। 10 बजे के बाद जब आसपास की दुकानें भी बंद हो गईं, तो खामोशी ने जैसे मुझे घेर लिया। मैंने शटर थोड़ा और ऊपर कर दिया, सारी लाइटें जला दी ताकि अंधेरे का वहम भी न रहे। मैंने एक नजर सामने डाली तो बिल्डर की दुकान पर भी रोशनी थी। इसका मतलब वो भी वही था। कुछ देर बाद वो खुद आकर कहने लगा कि आज वो भी देखेगा कि आखिर ये कैसी मखलूक है, और ये कहकर वापस चला गया। उसकी मौजूदगी ने मेरे हौसले को और बढ़ा दिया। अब मैं अकेला नहीं था और शायद यही बात मुझे अंदर से मजबूत कर रही थी। घड़ी की सुइयां जैसे सुस्त हो गई थी, हर गुजरता लम्हा लंबा लग रहा था। 11 बजने के करीब अचानक दुकान के अंदर एक हल्की सी ठंडी हवा महसूस हुई। हालांकि दरवाजा बंद था, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं कुर्सी से उठकर सीधा खड़ा हो गया। चंद लम्हे खामोश रही, फिर पिछले कमरे की तरफ से हल्की सी आहट सुनाई दी, जैसे कोई आहिस्ता से चल रहा हो। मैंने हिम्मत जमा की और आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ सांस भारी होती जा रही थी। जैसे ही मैं दरवाजे के करीब पहुंचा, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई साया तेजी से गुजरकर सामने वाली अलमारी के पास रुक गया हो। मैंने फौरन पलटकर देखा, और उस लम्हे जो मैंने देखा उसने मेरे अंदर का सारा खौफ बदल दिया। वो कोई खौफनाक मखलूक नहीं था, बल्कि एक दुबला पतला नौजवान लड़का था, जिसकी आंखों में भूख और थकन साफ नजर आ रही थी। वो डर के मारे साकित खड़ा था, जैसे पकड़ा गया हो। उसके हाथ में मिठाई का एक टुकड़ा था और आंखों में सवाल कि अब क्या होगा। मेरे होठों से बेख्तियार निकला, तुम। वो कुछ नहीं बोला, बस नजरें झुका ली। उस लम्हे मुझे सब कुछ समझ आ गया। ना कोई जिन था, ना कोई राज, बस एक खामोश मजबूरी थी जो हर रात मेरी दुकान तक आती थी। मैंने गहरी सांस ली, दिल को संभाला और आहिस्ता से कहा, डरो मत, जितना खाना है खा लो, मगर छुपकर नहीं, सामने आकर मांग लिया करो। उसने हैरत से मेरी तरफ देखा, जैसे पहली बार किसी ने उसे पकड़कर डांटा नहीं बल्कि समझा हो। उस रात मुझे हकीकत का पता चल गया, और ये भी कि बाज राज रोने नहीं होते, वो सिर्फ किसी की खामोशी भूख की कहानी होते हैं। मेरा दिल चाह रहा था कि सब छोड़कर वहां से निकल जाऊं, मगर कदम जैसे जमीन से जुड़ गए थे। रात जितनी गहरी हो रही थी, मेरा खौफ भी इतना ही बढ़ता जा रहा था। एक लम्हे को मैंने खुद को डरपोक समझा, मगर अगले ही लम्हे अम्मा की आवाज जैसे कानों में गूंज गई, मर्द कभी नहीं डरता, हर मुश्किल का सामना करता है। उनकी वो बात मेरे अंदर ही एक हिम्मत बनकर जाग उठी। मैंने पानी का घूंट लिया, खुद को संभाला और कुर्सी पर बैठकर मोबाइल हाथ में ले लिया, मगर ध्यान कहीं और ही था। अचानक सड़क से कदमों की आवाज सुनाई दी। मेरी सांसें रुक गई, आंखें स्क्रीन पर थी, मगर कान पूरी तरह बाहर की तरफ लगे हुए थे। लग रहा था कोई तेजी से मेरी दुकान की तरफ बढ़ रहा हो। मैंने आहिस्ता से सर उठाया, इधर उधर देखा, मगर कोई नजर नहीं आया। अभी मैं खुद को तसल्ली देने ही लगा था कि एकदम घुंघरू जैसी आवाज सुनाई देने लगी, हल्की मगर साफ, और वो सीधी मेरी तरफ बढ़ रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, हाथ ठंडे पड़ गए, पेशानी पर पसीना आ गया।
मगर मैंने खुद को संभाले रखा और दोबारा कुर्सी पर बैठ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसी लम्हे मुझे दुकान के दरवाजे के पास हरकत महसूस हुई। मैंने नजरें झुकाकर देखा तो 3 साये आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हो रहे थे। मेरी चीख गले में ही दब गई। मैंने फौरन हाथ मुंह पर रख लिया। वो तीनों किसी चादर में लिपटे हुए थे। उनकी चाल आम इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे जमीन को छुए बगैर सड़क रहे हो। वो खामोशी से अंदर आए और सीधा पिछले हिस्से की तरफ बढ़ने लगे। मैं कुर्सी पर साकित बैठा था, सांस तक रोक हुई थी। आंखों के कोनों से उन्हें देख रहा था, मगर ऐसे जाहिर कर रहा था जैसे मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा हो। दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी, हर लम्हा भारी लग रहा था। वो तीनों अब दुकान के अंदर गहराई में जा चुके थे और मैं समझ गया था कि आज वो राज खुद मेरे सामने खुलने वाला है, जिसने इतने दिनों से मुझे बेचैन कर रखा था। उस रात मुझे पहली बार एहसास हुआ, कभी कभी हिम्मत का मतलब भाग जाना नहीं, बल्कि खौफ के सामने खामोशी से खड़े रहना होता है। वो तीनों लंबी सफेद चादरों में लिपटे हुए अंदर खड़े जा रहे थे और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक बिल्लो भी पीछे से अंदर आ गया। उसके चेहरे पर भी वही खौफ था जो मेरे दिल में था। ना जाने उस लम्हे उसे कहाँ से हिम्मत मिली। उसने आगे बढ़कर ये के ऊपर से चादर खींच ली और अगले ही लम्हे हमारी चीख निकल गई, क्योंकि जिसे हम किसी अनदेखी मखलूक समझ रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि बिल्लो का अपना बेटा था। वही लड़का जिसे मैंने पहले भी उसके साथ देखा था और जो मुझे तब भी कुछ अजीब लगा था। हम अभी समझ भी नहीं पाए थे कि बाकी दोनों ने भी अपनी चादरें हटा दी। वो उसके दोस्त थे, हम उम्र लड़के। मेरा दिमाग जैसे सुन्न हो गया। गुस्सा भी था और हैरत भी कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। बिल्लो का बेटा भागने लगा, मगर इस बार खुद बिल्लो ने ही उसे पकड़ लिया, जैसे हकीकत ने उसे भी हिलाकर रख दिया हो। मैंने भी बाकी दोनों को रोक लिया और फौरन अली को फोन किया कि सब आ जाए, चोर पकड़े गए हैं। जब सब जमा हो गए तो बिल्लो के बेटे ने सर झुकाकर सारी हकीकत बताई कि उसके बाप की बातें उसके जहन में बैठ गई थी। बिल्लो अक्सर घर में कहता था कि मैं उससे आगे निकल रहा हूँ, उसकी दुकान नहीं चल रही और लोग मेरी मिठाई को ज्यादा पसंद करते हैं। इन्हीं बातों ने इस लड़के के दिल में यह गलत ख्याल पैदा कर दिया कि क्यों ना मुझे बदनाम किया जाए, ताकि लोग मेरी दुकान से डरने लगे और उसकी तरफ वापस आए। इसीलिए वो रात को चुपके से आकर मिठाई खाते, चीजें इधर उधर करते, पानी रख जाते, ताकि सबको लगे कि यहाँ कोई पुरअसरार चीज आती है। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर का सारा गुस्सा जैसे एक लम्हे को रुक गया, क्योंकि ये सब किसी दुश्मनी से नहीं बल्कि ये गलत सोच और हसद के बीच से शुरू हुआ था। बिल्लो खामोश खड़ा था, उसके चेहरे पर निदामत साफ नजर आ रही थी। शायद उसे भी पहली बार एहसास हुआ था कि उसकी अपनी बातों से उसके बेटे को कहाँ ला खड़ा किया। मैंने गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा, सच छुप नहीं सकता और झूठ ज्यादा देर चलता नहीं। फिर मैंने उन लड़कों को छोड़ दिया, क्योंकि अब सजा से ज्यादा सबक जरूरी था। उस रात मुझे यह समझ आ गई कि कभी कभी सबसे खतरनाक मखलूक कोई जिन नहीं होती बल्कि इंसान के दिल में छुपा हुआ हसद होता है। मैंने उन तीनों लड़कों को गौर से देखा। उनकी आंखों में खौफ भी था और शर्मिंदगी भी। बिल्लो का बेटा सर झुकाए खड़ा था, जैसे उसे खुद अपनी हरकतों पर यकीन ना आ रहा हो। मेरा गुस्सा अब आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो रहा था, क्योंकि हकीकत सामने आ चुकी थी। मैंने एक गहरी सांस ली और अली को इशारा किया कि छोड़ दो उन्हें। अली हैरान हुआ, मगर उसने मेरी बात मान ली। मैं बिल्लो के करीब गया। वो नजरें उठा नहीं पा रहा था। उस लम्हे में चाहता तो सबके सामने उसे मजीद शर्मिंदगी कर सकता था, मगर ना जाने क्यों दिल ने इजाजत नहीं दी। मैंने आहिस्ता से कहा, बिल्लो भाई, मुकाबला मेहनत से होता है, दूसरों को गिरा के नहीं। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में नमी आ गई। शायद पहली बार उसने खुद को हारा हुआ नहीं बल्कि गलत समझा था। उसके बेटे ने रोते हुए माफी मांगी, कह रहा था कि उसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बस अपने बाप को खुश देखना चाहता था। उसकी बात ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, अगर वाकई अपने बाप को खुश देखना है तो सच का साथ दो, झूठ का नहीं। उस रात के बाद बहुत कुछ बदल गया। बिल्लो ने खुद आकर सबके सामने सच बताया और पहली बार उसने मेरे साथ बैठकर चाय पी। हमारे दरमियान की दूरी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी। दुकान का वो राज भी खत्म हो गया, मगर एक नया सबक छोड़ गया। और मैंने उस दिन ये सीखा कि जिंदगी में असल जीत दूसरों को हराने में नहीं बल्कि खुद को संवारने में होती है। और बाज़ औक़ात सबसे बड़ा अंधेरा जिन्नात नहीं बल्कि इंसान के दिल का वो साया होता है
जिसे हम हसद कहते हैं। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।